क्या हो अगर रीढ़ की हड्डी का अकड़ाव सिर्फ एक लिगामेंट में नहीं बल्कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अगले और पिछले दोनों हिस्सों में एक साथ हो रहा हो। नई तहकीक से पता चलता है कि ये तब्दीलियां अलग थलग नहीं हैं। ये कोलाजन, कनेक्टिव टिश्यू और डिश नामी बीमारी के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। अगले 6 मिनट में हम इसका बराह रास्त जवाब देंगे। क्या डिश सिंड्रोम में रीढ़ की हड्डी के अगले और पिछले लिगामेंट की तब्दीलियां वाकई आपस में जुड़ी हुई हैं? डायबिटीज रिवर्सल में खुशामदीद। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन में तब्दीलियां पूरी रीढ़ की हड्डी को कैसे मुतासिर करती हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि किस तरह हाई ब्लड शुगर एजीएस के जरिए कोलेजन को सख्त कर देती है। आज हम ये पूछते हैं कि ये नुकसान वाकई कहाँ तक फैलता है। डिश या डिफ्यूज आइडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरोस्टोसिस की क्लासिक तारीफ रीढ़ की हड्डी के अगले लिगामेंट के साथ साथ नई हड्डी के बहाव की शक्ल में की जाती है। सबसे पहले डॉक्टर जैक फॉरेस्टियर ने 1950 में इसकी वजाहत की और बाद में डॉक्टर डोनाल्ड रेसनिक ने तशखीसी तौर पर इसकी तारीफ की। डिश इसी अगले लिगामेंट को निशाना बनाता है, लेकिन डिश शाज़ो नादिर ही अकेला रहता है। अब तहकीक ये सवाल उठा रही है कि क्या यही सख्त करने का अमल उन लिगामेंट्स तक भी पहुंचता है जो कमर के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ जाते हैं। वर्टेब्रल बॉडीज रीढ़ की हड्डी के मोरों के पीछे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है और जब ये सख्त हो जाता है तो डॉक्टर इस हालत को ओपीपीएल कहते हैं। मजीद पीछे की तरफ लिगामेंटम फ्लूयम हर वर्टेब्रल आर्च को जोड़ता है। जब ये मोटा और सख्त हो जाता है तो इसे ओएलएफ के नाम से जाना जाता है। और भी पीछे की तरफ सुप्रास्पाइनस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स भी हड्डी में तब्दील हो सकते हैं। ये एक कम मारूफ अमल है जिसे ओएसआई कहा जाता है। और भी पीछे की तरफ सुप्रास्पाइनस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स भी हड्डी में तब्दील हो सकते हैं। ये कम मारूफ अमल है जिसे ओएसआईएल कहा जाता है। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 4 अलग अलग मसाइल हैं या एक जुड़ा हुआ अमल है जो पूरी रीढ़ की हड्डी को एक साथ मुतासिर कर रहा है। डिस्क और ओपीएलएल के मरीजों में पूरी रीढ़ की हड्डी के सीटी स्कैन का तजिया करने वाली एक मल्टी सेंटर तहकीक ने इस ताल्लुक को बराह रास्त जांचने की कोशिश की। नताइज हैरान को थे। मरीज का डिश जितना शदीद होता उसमें पोस्टीरियर लिगामेंट के हड्डी में तब्दील होने ऑसिफिकेशन का इम्कान उतना ही ज्यादा होता। डिश की शिद्दत का गर्दन में पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के हड्डी में तब्दील होने के साथ एक नुमाया शुमारियाती ताल्लुक पाया गया। उसका थोरैसिक सीने के हिस्से की रीढ़ की हड्डी में लिगामेंटम फ्लीवियम के हड्डी में तब्दील होने के साथ भी गहरा ताल्लुक था, जो कि वही खत्ता है जिसे डिश सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। सबसे मजबूत ताल्लुक इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स के साथ था, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे गहरे पिछले हिस्से के ढांचे है। डिस्क सिर्फ सामने का मसला नहीं बल्कि ये पूरी रीढ़ की हड्डी में कनेक्टिव टिश्यू के सख्त होने की अलामत है। इसकी बुनियादी वजह कोलेजन ग्लाइकेशन है। खून में शुगर की ज्यादती रीढ़ की हड्डी के हर हिस्से में लिगामेंट के कोलेजन को सख्त कर देती है। एक दूसरा मुहर्रिक खुद इंसुलिन सिग्नलिंग है, जो एक अंदरूनी नश्वनुमा के रास्ते के जरिए लिगामेंट के खलियात को हड्डी बनाने वाले खलियात में तब्दील होने पर मजबूर कर सकता है। सख्त शुदा कोलेजन माइक्रो डैमेज छोटे नुकसानात पैदा करता है जो मरम्मत को मुतहर्रिक करता है, जबकि इंसुलिन से चलने वाले खलियात फाल तौर पर नई हड्डी बनाते हैं। 2 रास्ते, एक नतीजा। गर्दन की सतह पे ओपीपीएल के मरीजों में निस्फ से ज्यादा में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में भी ओपीपीएल देखा गया और ज्यादातर में लिगामेंटम फ्लेवम भी मुतासिर था, लेकिन खतरात मुख्तलिफ हुए। सामने की तरफ की हड्डियों की नशोनुमा बुनियादी तौर पर अकड़न और निगलने के मसाइल का बायस बनती है, जबकि पिछली तरफ की हड्डियों की नशोनुमा रीढ़ की हड्डी को दबा सकती है। इंतबाही अलामात में अकड़न शामिल है, लेकिन इसके साथ सुन होना, झुंझुनाहट या तवाजुन में तब्दीली भी शामिल है, जो इस बात का इशारा है कि रीढ़ की हड्डी का पिछला हिस्सा मुतासिर हो सकता है। चूंकि दोनों अतराफ मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर अब सिर्फ एक हिस्से की जांच करने के बजाय पूरी रीढ़ की हड्डी की इमेजिंग करवाने का मशवरा देते हैं। इस सब के मरकज में ज़ियाबीतस है, जहां दायमी हाइपरग्लाइसीमिया, खून में शुगर की ज्यादती रीढ़ की हड्डी के साथ हर जगह कनेक्टिव टिश्यू में एक साथ तब्दीली का बायस बनती है। ज़ियाबीतस, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और उम्र, ये सब रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के अकड़ने के इस मरबूत अमल के खतरे को बढ़ाते हैं। यह अचानक नहीं होता, ये खून में शुगर बढ़ने से बरसों में आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसीलिए ज़ियाबीतस का तवील मुद्दती इंतजाम बहुत ज़रूरी है। खून में ग्लूकोज का मुस्तकिल कंट्रोल रीढ़ की हड्डी के साथ हर जगह नए कोलेजन ग्लाइकेशन को कम करता है, न सिर्फ किसी एक अलग थलग लिगामेंट में।
हौसला अफजा बात यह है कि इस मरबूत अमल को सुस्त किया जा सकता है और इसका इंतजाम इन्हीं बुनियादी इक़दामात से शुरू होता है। ज़्यादातर इसके उन मरीजों के लिए जिन्हें डिश का इल्म हो, डॉक्टर पिछले लिगामेंट पोस्टीरियर लिगामेंट में होने वाली तब्दीलियों को जल्द पकड़ने के लिए वक्तन फवक्तन स्क्रीनिंग की तजवीज़ दे सकते हैं। मैं समझ गया। तो क्या ये वो हिस्सा है? ये पोस्टीरियर लिगामेंट है। फिजिकल थेरेपी और बाकायदा वर्जिश लचक बरकरार रखने और रीढ़ की हड्डी के टिश्यूज को सेहतमंद रखने में मददगार है। हल्की स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी दाईं जानिब मुड़े, इस तरह। बेहतरीन। जब पोस्टीरियर ऑसिफिकेशन रीढ़ की हड्डी को दबाए तो आसाब बचाने के लिए सर्जिकल डीकम्प्रेशन जरूरी है। जेनेटिक और एंटी एजिंग थेरेपीज पर तहकीक का मकसद इस ऑसिफिकेशन के अमल को सुस्त करना है। डिश कोई अलग थलग मसला नहीं है। कोलेजन, ग्लाइकेशन और इंसुलिन सिग्नलिंग पूरी रीढ़ की हड्डी में अगले और पिछले लिगामेंट के सख्त होने को आपस में जोड़ते हैं। डायबिटीज 2 रिवर्सेस देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप इस साइंस को कभी मिस ना करें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है।